ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम अगर प्रैक्टिस किए हैं और आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं इस कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ये है। तो जिन लोगों ने डीपीपी असाइनमेंट या पीवाईक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो और आपका डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, जो सिलेबस हमने अभी तक कवर किया है उसका। तो हमने जैसे अभी तक कवर किया है ये वाला पार्ट ना। तो हमने इसका भी ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है जस्ट। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, चाहे डेफिनेशन में, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो, चाहे बुक के हो या कहीं के भी हो, सो वो पूछ सकते हो। नहीं है तो फिर मैं इसका क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ जी देखो। जो क्वेश्चन इन्होंने भेजा है, सरबीन ने, एक क्वेश्चन है कि, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है? 1 + 3p/3, 1 - p/4, 1 + 2p/2 are the probabilities of the three mutually exclusive events, then p belongs to what? तो जैसे अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1 + 3p/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1 - p/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है 1 - 2p/2। ये है। अब क्वेश्चन ये है कि बता रखा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तीनों। ये कुछ ऐसा हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और आगे इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्या होगा? तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी अब जानते हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। 1 + 3p/3 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 3p मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 3p मोर देन -1, सो p मोर देन इक्वल टू -1/3। तो ये ऑब्वियस है क्योंकि मुझे पता है p है ना। तो यहाँ बोला है कि p -1/3 से ज्यादा होगा। सिमिलरली मैं दूसरे का अगर सॉल्व करूं, यहाँ से ये आया। दूसरे अगर मैं सॉल्व कर, सेकंड वाला 1 - p/4 मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या होगा? 1 - p मोर देन इक्वल टू 0, तो p लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ऑब्वियस है, हालांकि देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 2p 1 - मोर देन इक्वल टू 0। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा चेक करो। तो इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लंबा लाइन पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? एक आया -1/3 से ज्यादा है, दूसरा कह रहा है 1 से कम है, तीसरा कह रहा है 1/2 से कम है। तो कॉमन क्या होगा? ये बोल रहा है -1/3 से ज्यादा है, ये बोल रहा है 1/2 से कम है, ये
सब इंक्लूडेड है, और एक कह रहा है कि 1 से कम है। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है अभी? ये सही लिखा ना, ये 1 माइनस 3p था, 1 प्लस 3p था, ये तो 1 प्लस 3p है ना। तो अगर 1 माइनस 3p होता, बताओ तो अभी इससे क्या समझ आया तुम लोगों को कि इन तीनों पोर्शन में क्या है कॉमन, यही ना। सो p बिलोंग्स टू व्हाट? सो अभी जो मैंने लिखा उसके हिसाब से p बिलोंग्स टू -1/3 टू 1/2, अभी के हिसाब से ये होगा। तो यहां मुझे लग रहा है ये 1/3 से क्यों होगा? अगर 1/3 से ज्यादा होना जरूरी है? हमने 3 कंडीशन देखे ना। अब क्वेश्चन ये है क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? अच्छा, तीनों का सम करते हो तो क्या आता है? लेकिन जरूरी नहीं तीनों का सम 1 होगा, तीनों का सम, लेकिन ये एक कंडीशन और मैं लिख सकता हूं। एक कंडीशन और ये होगा कि आप लोग क्या जानते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये क्या होगा? सबसेट होगा ओमेगा का। यहां सबसेट इसलिए होगा बिकॉज ये डिसजॉइंट है। तो इस ये तीन अभी लिखा ना मैंने, तीनों डिसजॉइंट है, तो इन तीनों का सम की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। देख ये भी कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो चौथा कंडीशन होगा E1 यूनियन E2। अभी इसको बचाने से पहले एक बार और देख लेता हूं, फिर हम लोग आगे कवर करेंगे। सो यहां से E3 दिस प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये एक अप्रोच है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। हमने थ्योरी पढ़े पूरे, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानना क्वेश्चन सॉल्व करने सफिशिएंट नहीं ना। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो वो जो थ्योरीज हमने पढ़ा है वो हमें हेल्प करेगा प्रोसीड करने में, बट आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ये अप्रोच है सॉल्व करने का, कैसे स्टार्ट करें सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं, तो इस तरह सीखना पड़ेगा आपको। सो यहाँ से चूंकि ये डिसजॉइंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, डिसजॉइंट है इसीलिए। तो इन तीनों को ऐड कर लो। सो 1 प्लस 3p अपॉन 3, 1 माइनस p अपॉन 4, 1 माइनस 2p अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 12p, 4 से डिवाइड करोगे 3 माइनस 3p, और 2 से 6 माइनस 12p लेस देन इक्वल टू 1। अब ये प्लस 12p माइनस 12p तो यहाँ कैंसिल हो गया। 4 प्लस 3 प्लस 6 13, और 13 बचा क्या माइनस 3p लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लो, उसको उधर भेज दो। सो 3p मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो p मोर देन इक्वल टू 1/3। तो एक और कंडीशन यहाँ आ गया, एक 1/3 होगा अब। सो कह रहा है p इससे ज्यादा होगा। तो अब देखो अब इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सबका। तो अभी मैंने क्या किया, तीन है ना, पहली कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4। तो ये आया p मोर देन इक्वल टू 1/3। अब इन चारों को यहाँ पे प्लॉट करो क्या होगा, है ना। सो एक कहा था -1/3 से ज्यादा होगा, है ना। पहला आया था कि -1/3 से मोर देन इक्वल टू, दूसरा अभी 1/2 से लेस देन इक्वल टू, एक था 1 से लेस देन इक्वल टू, एक आया इससे मोर देन इक्वल टू। कॉमन क्या है चारों में अभी, है ना। सो दिस इज आंसर नाउ। सो यहां से आया प्रोबेबिलिटी 1/3 से 1/2। तो इसमें चूंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट दे रखा है, तो डिसजॉइंट होने की वजह से तीनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 से कम ही आएगा, है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस में हो सकता है ना, ये जरूरी तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस हो, सबसेट होगा, और भी सबसेट हो सकते हैं। तीन डिसजॉइंट है तो तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस का सबसेट, ये इसका आंसर है एक्चुअली, ठीक है ना। तो कई बार ऑप्शन देख के भी समझ आता है कि और कंडीशंस यूज करने होंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को डाउट है इसमें, पूछना है कुछ पूछो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो सत्यम ने पूछे हैं, इसमें कौन सा वाला पूछना है भाई? 7-8, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। An engineer it is required to visit a factory for an exactly 4 days
ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। तो एक इंजीनियर है जिसको जरूरी है विजिट करने का फैक्ट्री एग्जैक्टली 4 दिन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। तो पहले 15 दिन में 4 दिन विजिट करेगा। एंड इट इज मैंडेटरी दैट द नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव डे। अच्छा, कंसेक्यूटिव डे में विजिट नहीं करेगा। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच, है ना, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट टू बी visit to the factory can be made by engineers during 1 to 15 June 2021। ओके, तो सिंपली काउंटिंग प्रॉब्लम। बाकी लोग भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो कहीं से भी। देखो, तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम्हें दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने हैं, तुम्हें बस ये देखना है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एटलीस्ट यू कैन ट्राई सॉल्व। ऐसे जरूरी है मुझे भी सारे क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होंगे, बट इतना हो कि हाँ आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस मैं ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कर सकती हूँ कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, सो आपको ऐसे प्रैक्टिस है, वो PYQ प्रैक्टिस कर लो पहले, किसी बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर सकते हो, असाइनमेंट हमारा असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो, DPPs वाले हैं इस तरह से कर सकते हो, या कोई बुक भी फॉलो कर सकते हो। बट आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए। ये पर्पस नहीं कि दुनिया भर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ऐसे इतने क्वेश्चन है कि पूरी जिंदगी भर सॉल्व करते रहेंगे तब भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चन कर दो कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए जो आपका सिलेबस है, जो आपके PYQs के क्वेश्चन है, उस लेवल तक के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सको, है ना। क्योंकि दुनिया में जानने के लिए इतनी सारी चीजें हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो हमें देखना है कि हमारे सिलेबस और एग्जाम की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करना है आपको, कि उस सिलेबस को ढंग से समझना है, उस सिलेबस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, चाहे वो PYQ में है या बुक्स में है या असाइनमेंट्स में है, उसको सॉल्व करना है, और जो डाउट है वो डिस्कस करो। ये और परफेक्ट कोई नहीं होता, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है ना। कुछ बच्चा कहता है सर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी सबको सब कुछ आता है, धीरे धीरे सीखना है ना। अभी आपका एग्जाम तक का टाइम है, आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहो। यहाँ ये थोड़ी बोला गया कि एग्जाम में 100 मार्क्स लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, तुम 40-50 नंबर ले आओगे तब भी एडमिशन हो जाएगा। ये लेकिन डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पे। अगर एग्जाम बहुत आसान है तुम्हें 60-70 लाने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है 20-30 नंबर ले आए तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है एग्जाम कैसा रहा, तुम्हें अपना बेस देना है और एग्जाम तक तैयारी करते रहो, चाहे क्वेश्चन हो या नॉन सॉल्व। स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, तो प्रिपरेशन जब तक एग्जाम ना हो तब तक जारी रखो, और एग्जाम के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि पूरे साल में तुमने बहुत कुछ सीखा है, और एंड में तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बेटर होंगे अगर तुम सच में एफर्ट्स कर रहे हो पूरे साल तो। ठीक है, तुम्हें क्या है, an experiment has 10 equally likely outcomes, let A and B be two non-empty events of the experiment if A contains 4 outcomes। तो एक एक्सपेरिमेंट टोटल 10 आउटकम है, इक्वली लाइकली है। ए बी क्या है, नॉन एम्प्टी इवेंट है एक्सपेरिमेंट का। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे कि सैंपल स्पेस में मान लो 10 है आउटकम, और ए बी 2 नॉन एम्प्टी इवेंट है, तो ए बी सबसेट है इसका। इसलिए डाउट ना डाउट क्लास में रखना ठीक रहता है, क्योंकि इससे कब फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ए लेस देन इक्वल टू ओमेगा, बी लेस देन इक्वल टू ओमेगा, ये हमारे पास है। और सो इफ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, बता दिया कि ए में 4 आउटकम है, then the number of outcome that B must have so that A and B are independent। तो A में जो है 4 आउटकम है, सो नंबर ऑफ B मान लो n हो गया। सो A B इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB। सो अब तुम सोचो क्या हो सकता है, A में 4 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 है, अभी के लिए n/10 हो गया। अब कुछ सोचो ये समथिंग बाई 10 आएगा, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट आएंगे ताकि ये इक्वल हो। अब तुम्हें क्या लगता है, तो अभी के लिए मान लो A इंटरसेक्शन में मुझे पता नहीं कितने एलिमेंट लेने हैं, सो अब हमें सोचना है कि A इंटरसेक्शन B में मान लो m एलिमेंट आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि A में तो 4 ही है, तो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही 4 भी हो सकता है।
ना, एम की यही हो सकते हैं क्योंकि ए में तो 4 ही है, तो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम 4 एलिमेंट कॉमन आ सकता है। सो पूछा क्या है आपसे, तो तुम सोचो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। चलो एक 10 मैं काट देता हूँ, इसको मैं अभी एम लिख देता हूँ, ठीक है। सो एम लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये 10 अभी काट देते हैं हम लोग। सो आ गया तुम्हारे पास m इज इक्वल टू 4n/10, ठीक है। अब यहाँ से तुम अगर सोचो, तुम्हें दो चीजें डिसाइड करनी है, एक तो n भी, क्वेश्चन में n ही पूछा है ना, n हमें डिसाइड करना है एक्चुअली। सो है ना, तो यहाँ से अब तुम्हें सोचना क्या हो सकता है एक्चुअली। तो इसकी पॉसिबिलिटी, एक इस 10 को रिड्यूस करेगा कोई तभी पॉसिबल होगा ना। तो उसके लिए अब सोचो क्या हो सकता है, m0 1 2 3 4 आने चाहिए, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो उसके लिए या तो n मैं 0 ले लूँ, तो एम्प्टी सेट लेना नहीं है, अच्छा यहाँ 0 लेना नहीं है क्योंकि एम्प्टी सेट हो सकते हो उसको रहने दो। तो यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि n को क्या रख सकते हो। तो अगर मैं n को जैसे 10 ले लूँ तो ये ओके हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब n को 10 लोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। अगर n को हम 5 लेते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और तुम कुछ और नंबर लेके देखो, और तुम्हें पता है n मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो सकता है। यही पॉसिबल है n की, क्योंकि ये तो सबसेट है उसका। तो इसका मतलब यस, सही बताया आपने। तो दो पॉसिबिलिटी है जस्ट, कि 5 या 10 ही लेना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा। जहां m क्या था, 0 1 2 3 4 था, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। अब तुम कुछ और लेके देखो, मान लो चलो n को मैं 6 रख लेता हूँ अभी जस्ट उसके लिए। तो जो ही n को 6 रखोगे m की वैल्यू आ जाएगी 4 × 6/10। कितना आ जाएगा ये, 6/5, नहीं सॉरी ये 2 से 12, 12/5 ना, ऐसा कुछ। तो ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है m, तो इसलिए इसका आंसर है 5 और 10, सही करें आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 और 10, ठीक है भाई। तो ये ओके है। तो जस्ट इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन यूज किया तो इससे हो जाएगा। तो ये है ना, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस इवेंट पे बेस्ड है, तो ये ठीक है। चलो बाकी लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो और लोग क्वेश्चन थे। हाँ जी सरवीन, आप बताइए इसमें क्या पूछा है। इफ a and b are two events such that a intersection b, क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू और क्या है। हाँ सर,